अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है। प्रॉमिस मतलब वादा करना। और ये प्रॉमिस क्या है, तो ये एक अफसाना है। और दूसरा ये कि इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर है जिलानी बानो। इसके बारे में फुल डिटेल्स और ऑब्जेक्टिव वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, उससे पहले देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन आपको 2022 में पूछे हुआ है और ये इसमें आपको वही क्वेश्चन रहेगा जो आपको हमेशा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपको पिछले साल वगैरह में पूछे हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाना के दाग बेल का सेहरा किसके सर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, सज्जाद हैदर युल्दरम। सज्जाद हैदर युल्दरम ही को मुख्तसर अफसाने का दाग बेल का सेहरा मतलब सबसे पहले अगर माना जाए तो सबसे पहले इनकी किताब है, जो आपको सज्जाद हैदर युल्दरम की किताब जो उर्दू मुख्तसर अफसाना की दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड हुए थे, सबसे ज़्यादा मशहूर हुए थे। ये चीज़ हो गया। दूसरा हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इनमें से कौन सा जिलानी बानो का अफसाना है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। पहले हम लोग ये जानते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि इनमें से जिलानी बानो के अफसानी मजमुआ कौन है। मतलब इनमें से इनके बुक के बारे में बताना है, तो इनके बुक का नाम क्या है। तो आपको मालूम होनी चाहिए, रोशनी के मीनार है, जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, रोशनी के मीनार। ये आपको रोशनी के मीनार यहाँ दिया हुआ है। आपको ये चीज़ है जो रोशनी के मीनार है, और आपको दाने दवाम है, रोशनी के रफ्तार है। तो इसमें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे कि जिलानी बानो के वालिद, उनके फादर का नाम क्या था। तो उनके फादर का नाम था अल्लामा हैरत बदायूरी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी है आपका सही आंसर। आप लोग हमेशा ज़्यादातर बच्चे लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्लामा हज़रत बदायूनी सबसे पहले आया तो उसको टिक मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईवान गज़ल का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। ईवान गज़ल का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका सही आंसर नाविल से है। इसलिए कि जिलानी बानो का 2 नाविल था, एक ईवान गज़ल था और एक बारिश संग, और एक 2 नाविलट भी था कि नगमे था। ये इनका नाविलट था, लेकिन हमको नाविल के बारे में पूछ रहा है तो हम लोग नाविल के बारे में बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि इनमें से कौन सा नाविल बारिश संग के मुसन्निफ। देखिए नाविल बारिश संग के मुसन्निफ कौन है, उसके राइटर कौन है, इसके बारे में हमको जानना है। तो इसके राइटर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिलानी बानो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉमिस क्या है। लफ्ज़ प्रॉमिस मतलब तो होता है वादा करना, लेकिन प्रॉमिस क्या है, नाविल है कि अफसाना है कि ड्रामा है कि आपको नज़्म है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको प्रॉमिस। आपको ये ऑप्शन नंबर डी अफसाना है। अफसाना मतलब समझते हैं, छोटी छोटी कहानी को हम लोग अफसाना कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्मू के चारों बेटों में से कौन बेटा हिंदुस्तान रहता था। तो उसके 4 बेटे में से कौन बेटा हिंदुस्तान में रहता था। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको 2021 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी 2021 में पूछे हुआ है। अम्मू का चौथा नंबर बेटा हिंदुस्तान में रहता था, जिसका नाम था हमीद। और हमीद आपको हिंदुस्तान में रहता था, वो नेतागिरी में रहता था, जिसकी वजह से वो पार्टी वगैरह में भी जीता था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमीद इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अम्मू का बेटा जमशेद कहाँ रहता था। तो अम्मू का बेटा जमशेद कहाँ रहता था, लंदन रहता था कि न्यूयॉर्क रहता था कि शिकागो रहता था। इसमें आपको सही कौन सा है इसको बताना है। तो शिकागो कि न्यूयॉर्क में रहता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे कि इसमें से आपको देखिए, ज़्यादातर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें आपको हमेशा जो है राइटर के बारे में और राइटर से रिलेटेड जो है आपको पूछेगा।
तो इसमें आपको शिकागो नहीं बल्कि हमारे ख्याल से ये न्यूयॉर्क नहीं होगा बल्कि आपको शिकागो होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, शिकागो। नेक्स्ट है कि अम्मू किस बीमारी में मुब्तला थी, अम्मू किस मर्ज में मुब्तला थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है कि जिलानी बानो की वफ़ात कब हुई थी, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनका डेथ कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आपको सी होगा इसका सही आंसर। इसलिए कि ऑप्शन नंबर सी आपको दिया हुआ 2006 है, 2005 है, 2008 है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए 2005 2006 दिया हुआ है, लेकिन दर हकीकत इसमें से इनकी पैदाइश में कोई नहीं है, आपके बुक में इसमें से कोई नहीं दिया हुआ है। हम आपको कंफ्यूज करने के लिए बताए थे कि 2006 है, लेकिन दर हकीकत ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसलिए कि जब ये किताब छपी थी आपको क्लास 12 का, तो उसमें जो है उस वक्त वो ज़िंदा थी और भी अफसाना वगैरह लिख रही थी, इस वजह से इनकी वफ़ात इसमें नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्मू की खादमा का नाम क्या था, अम्मू के खादमा मतलब नौकरानी का क्या नाम था, तो ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर, ख्वाजा बी नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे कि ख्वाजा बी की जिलानी बानो की तालीम कहाँ तक हुई थी, इनका एजुकेशन कहाँ तक हुआ था जिलानी बानो का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनका कि ये एमए तक तालीम हासिल किए थे, एमए तक एजुकेशन हासिल किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। जिलानी बानो ने किस अफसाना निगार पर, जिलानी बानो ने किस अफसाना निगार पर मोनोग्राफ लिखा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णचंद्र के ऊपर ये मोनोग्राफ लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिलानी बानो के शौहर का क्या नाम था, तो शौहर का नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, अनवर मुअज़्ज़म। अनवर मुअज़्ज़म इनके हस्बैंड का नाम था, इनके शौहर का नाम था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्मू से जनाजे का कंधा देने का वादा किसने किया था, तो अम्मू से कंधे का जनाजा उनको जनाजे को कंधा देने का कौन कौन से लोगों ने वादा किया था, प्रॉमिस किया था, तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, उनके बेटों ने उनसे वादा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्मू के शौहर क्या थे, अम्मू के हस्बैंड क्या थे, तो अम्मू के हस्बैंड वकील थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन जिलानी बानो का अफसानवी मजमूआ नहीं है, इनमें से कौन आपको जिलानी बानो का अफसानवी मजमूआ नहीं है। आपको ये रोशनी के मीनार ये भी है, आँख मचोली ये भी है, नरवान ये भी है, रात के मुसाफिर, तो ये आपको रात का मुसाफिर इसमें नहीं होगा, इसलिए कि ये आँख मचोली तो है, रात के मुसाफिर भी है, लेकिन आँख मचोली ये किसी दूसरे राइटर का है, जिसके बिना पे जो है आँख मचोली जो है इसका सही आंसर होगा कि ये इसका आँख मचोली जो है ये आपको आंसर हो जाएगा कि इसमें से आँख मचोली ही जो है ये आपके अफसाना में नहीं है, और जिलानी बानो का इनमें से अफसाना ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिलानी बानो का ताल्लुक़ किस शहर से था, जिलानी बानो का ताल्लुक़ किस शहर से था, शहर समझते हैं कौन सा सिटी से था, तो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हैदराबाद से था। इनके फादर जो थे अल्लामा हैरत बदायूनी, ये बदायूं से ट्रांसफ़र होकर वो हैदराबाद चले गए और वहीं मुस्तकिल तौर पे रहना शुरू कर दिए थे और वहीं रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि ये देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये आपको 2019, 2020, आप 2021, 2017 वगैरह सब में पूछे हुआ क्वेश्चन है। प्रॉमिस किसका अफसाना है, तो प्रॉमिस आपको ऑप्शन नंबर ए जिलानी बानो का अफसाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफसाना प्रॉमिस का मरकज़ी किरदार कौन है, अफसाना प्रॉमिस जो है इसमें मेन कैरेक्टर कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अम्मू, जो जमशेद खुर्शीद और हमीद वगैरह के जो मदर थी वो इनके मेन कैरेक्टर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफसाना प्रॉमिस में कितने भाइयों का जिक्र है, कितने भाइयों का जिक्र तज़किरा एक ही होता है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 भाइयों का जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवान गज़ल
किसका नाविल है? ईवान गज़ल किसका नाविल है? तो ईवान गज़ल आपको ऑप्शन नंबर बी जिलानी बानो का गज़ल है। किसका है? तो जिलानी बानो का गज़ल है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन आपको लगभग अप्रॉक्स है, ये यहीं तक है। ईवान गज़ल किसका है? तो ये आपको हो गया ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग नॉन ऑब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे, जो 2 नंबरी। देखने में तो आपको ऑब्जेक्टिव ही टाइप का रहता है, बस खाली थोड़ा सा लंबा रहता है। इसमें आपको सिर्फ लिखना रहता है, इसमें आपको ऑप्शन दिए हुआ है, उसमें सिर्फ लिखना रहता है, लेकिन बाकी क्वेश्चन उसी टाइप का रहता है। मान लेते हैं ईवान गज़ल किसका है, तो ये ऑप्शन दे दिया हुआ है, तो इसमें आपको टिक लगाना है। अब बाकी नॉन ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो इसमें क्या है कि सिर्फ आपको लिख देना है। तो जहाँ 1 नंबर है यहाँ आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं, मुताला करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अफसाना प्रॉमिस में ख्वाजा बी कौन थी? ख्वाजा बी कौन थी? तो इसका जवाब आंसर है, अफसाना प्रॉमिस में ख्वाजा बी अम्मू की ज़ाती खादमा थी। ज़ाती मतलब पर्सनल खादमा थी, पर्सनल नौकरानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिलानी बानो की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो जिलानी बानो मतलब जो इस चैप्टर के राइटर हैं, उसकी पैदाइश 14 जुलाई 1936 ईस्वी को यूपी के शहर में बेदायूं में हुआ था। ये इनकी पैदाइश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे कि जिलानी बानो के एक अफसाने का नाम क्या है? जिलानी बानो के फर्स्ट अफसाने का नाम बताइए। तो जिलानी बानो के फर्स्ट अफसाने का नाम है रात के मुसाफिर, इनका एक अफसाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए, जिलानी बानो के 2 नावलों के नाम बताएं। जिलानी बानो के 2 नावलों का कौन कौन सा है, उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें से देखिए, एक तो हो गया आपको ये ईवान गज़ल हो गया, दूसरा है बारिश संग। ये इनकी 2 अहम नावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किरदार असास 4 अफसानों के उन्वानात और उनके लिखने वालों के नाम बताएं। किरदार असास ऐसा अफसाना जो आपको घर से रिलेटेड हो, जो आपके घर के माहौल में हो, उससे रिलेटेड हो, उस राइटर के नाम बताना है, जिसको हम लोग एक बाद एक दूसरे से हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए, इसका सही है। नंबर 1 में है लाजवंती है, जिसके राइटर कौन है? तो जिसके राइटर है आपको राजेंद्र सिंह बेदी। उसके बाद है कालू भंगी है, तो कालू भंगी यह है कृष्णचंद्र है। नेक्स्ट है प्रॉमिस कौन है, क्या है? तो प्रॉमिस है आपको, इसके राइटर कौन है? जिलानी बानो है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखिए इब्राहिम सुक्का है। इब्राहिम सुक्का ये क्या है? तो ये इब्राहिम सुक्का एक अफसाना है, और जिसके राइटर कौन है? तो सलाम बिन रज़ाक है। 4 के बारे में बताया गया है, तो चारों हम लोग जान लीजिए। इसमें से देखिए लाजवंती देखिए अफसाना का नाम है, जिसके राइटर कौन है? राजेंद्र सिंह बेदी है। उसके बाद हो गया कालो भंगी है, तो कालो भंगी के राइटर कौन है? कालो भंगी के राइटर हो गए कृष्णचंद्र। प्रॉमिस चैप्टर के राइटर कौन है? तो जिलानी बानो है। इब्राहिम सुक्का के राइटर कौन है? तो सलाम बिन रज़ाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, अफसाना प्रॉमिस का मरकज़ी किरदार कौन है? अफसाना प्रॉमिस का मरकज़ी किरदार है अम्मू। अफसाना प्रॉमिस के मरकज़ी किरदार है, मरकज़ी मतलब मेन कैरेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रॉमिस अफसाने के 2 किरदारों के नाम बताइए। तो प्रॉमिस अफसाने के 2 किरदार, जिसमें उसमें आपको 4 किरदार है, जैसे आपको हमीद है, खुर्शीद है, जमशेद है। तो इसमें आपको 2 किरदार है, तो एक है आपको जमशेद, एक है आपको रशीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था? कैंसर का मर्ज किसके बदन में फैल गया हुआ था? तो इसका जवाब है कैंसर का मर्ज अम्मू के सारे बदन में फैल गया था। ये आपका ऑब्जेक्टिव है। देखिए, क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया, वही चीज़ है। अब देखिए, और उसका जवाब में देखिए, कैंसर का मर्ज अम्मू के सारे बदन में फैल गया था। सब कुछ वही, बस खाली लफ्ज़ अम्मू बढ़ा दीजिए, आपको 2 नंबर मिल गया। ये लिखने का तरीक़ा है, समझ गए। बाकी आगे हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ग्रैंड मॉम। ये क्वेश्चन नंबर 9 है कि ग्रैंड मॉम ने अपने 4 बेटों के साथ ज़िंदगी
इंजॉय करने का कोई प्रॉमिस क्यों नहीं लिया? और यह बात किसने कही थी? यह बात जो है यह बात किसने कही थी? तो यह बात उसके पोती ने कही थी। पोती का नाम क्या था? तो पोती का नाम था पिंकी। ठीक है, देखिए इसका जवाब क्या है? बेबी ने कही थी, जो अम्मू की पोती थी। ठीक है, ने इसका सही आंसर होगा बेबी ने कही थी। बेबी जो जिसका नाम था जो अम्मू की पोती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्मू ने अपने बेटों से क्या प्रॉमिस किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अम्मू ने अपने बेटों से मौत के बाद कंधा देने का प्रॉमिस किया था। मौत के बाद जब वो मर जाती तो 4 बेटे थे, चारों तरफ से खाट को उठाकर कंधा दे, ये बताई, ये वादा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अम्मू यासीन शरीफ पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए, यह बात किसने कही थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ी बहू ने। बड़ी बहू ने नज़ा के आलम में, नज़ा मतलब समझते हैं, नज़ा मतलब आखिरी, जागने के आलम, जब आदमी की रूह निकलने वाली रहती है तो उस समय वो अम्मू का इरादा था कि जब अपने सारे बेटों को देखें तो बेटों को देखकर उनको दिल में ये ख्याल आया कि बोल रही थी कि मेरा मन करता है कि तुम्हारे लिए मैं पुलाव वगैरह बनाकर खिलाऊं, ये बोल रही थी अम्मू। लेकिन उस समय उसकी बड़ी बहू ने बोली थी कि अम्मू आपका ये आखिरी सिचुएशन चल रहा, आखिरी स्टेज चल रहा है, इस वजह से आप कोशिश कीजिए कि आप सूरह यासीन वगैरह पढ़ें, ना कि ये सब की विर्द करें, ये सब बोलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जिलानी बानो का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? जिलानी बानो का कौन सा निसाब तो आपको मालूम ही है। जिलानी बानो का अफसाना प्रॉमिस हमारे निसाब में शामिल है। ये हो गया आपको नॉन ऑब्जेक्टिव, जो सब्जेक्टिव ही की शक्ल के रहता है, बस इसमें आपको 2 से 3 वर्ड आपको जोड़ना है और उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ जाना है। आपको आसानी से आपको इसका क्वेश्चन का सही आंसर आपको और अच्छा नंबर मिल जाता है। अब हम लोग मुताला करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो मुख्तसर सवालात है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको अम्मू के एक बेटे हमीद के बारे में बयान करें। हमीद जो था, जो मिनिस्टर था, उसके बारे में बताना है। तो देखते हैं हम लोग यके बाद धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हैं और बढ़ते हैं। देखिए, हमीद अम्मू का छोटा बेटा था। अम्मू के बाकी 3 बड़े बेटे तो डॉक्टर, इंजीनियर बनकर अमेरिका चले गए थे, लेकिन हमीद की तबीयत पढ़ाई में नहीं लगती थी। सारा दिन निकम्मे दोस्तों के साथ घूमता रहता था। कभी तलबा यूनियन का झंडा थामे सड़कों पर घूम रहा है, तो कभी किसी सियासी पार्टी के साथ नारे लगा रहा है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि जिसमें देखिए, फिर कभी तलबा वगैरह, फिर एक दिन मालूम हुआ कि वह किसी पार्टी में शामिल हो गया है। ठीक है, इम्तिहान करीब आने पर भी स्टडी मतलब मुताला, पढ़ाई के लिए अब्बा मतलब फादर जब उसको ताकीद करते थे तो कहता था कि मुझे इस साल इम्तिहान नहीं देना है, बल्कि इलेक्शन के लिए काम करना है। इस तरह वो तालीम से बिल्कुल महरूम रह गया। ये था अम्मू के सबसे छोटे वाले सन बेटा के, जो हमीद था, जो हिंदुस्तान में रहता था, और उसने जो आपको हिंदुस्तान में रह के बड़े पोस्ट पे भी रहा, फिर भी जब अम्मू का डेथ हो गया तो वो नहीं आया था, ऐसा बंदा था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अम्मू के 4 बेटों के नाम और उनके काम बताइए। तो अम्मू के 4 बेटों, अब जवाब है अम्मू के 4 बेटों के नाम खुर्शीद, रशीद, जमशेद और हमीद है। इनमें खुर्शीद आपको शिकागो में डॉक्टर थे, रशीद भी अमेरिका में इंजीनियर थे और जमशेद भी न्यूयॉर्क में इंजीनियर थे। सबसे छोटा घर ही पर रहता था। वो अपने माँ बाप के साथ रहता था। पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता था, इसलिए सियासत का रुख, पॉलिटिक्स का
रुख किया और कुछ दिनों के लिए मरकज़ी हुकूमत में वज़ीर बन गया था। ये था उनके चारों बेटों में कि पहला बेटा का नाम क्या है, खुर्शीद, रशीद, जमशेद वगैरह ये सब है। और दूसरा ये है कि खुर्शीद शिकागो में रहता था, रशीद अमेरिका में रहता था और जमशेद न्यूयॉर्क में रहता था। तीनों बेटा तीन जगह रहता था। और जो हामिद था वो हामिद कहाँ रहता था, तो हामिद आपको हिंदुस्तान ही में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्मू दुखी क्यों थी? अम्मू मतलब इमोशनल परेशान क्यों थी, उसके बारे में जानते हैं हम लोग। देखिए अम्मू क्यों दुखी थे। उलझी सांसों के दर्द को थामे अम्मू दिल ही दिल सोच रही थी कि सुनसान घर, खाली कमरे, सोना आंगन, अंधेरे कमरे में अकेली लेटी वो दर्द के मारे, अकेले लेटी वो दर्द से तड़प रही थी। किसी दवा का कोई असर नहीं होता था। बदन का कोई हिस्सा काबू में ना था। कांपते हाथों से पानी की बोतल उठाने की कोशिश करती तो सारा बदन, सारा बिस्तर भीग जाता था। अम्मू ने जायदाद बेचकर चारों बेटों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाया। अच्छी डिग्रियां मिलते ही उन सब के पंख निकल आए और उन्होंने अमेरिका की तरफ परवाज़ की ठानी। और अम्मू दरअसल इन्हीं बातों से दुखी थी कि जब हम अपने बाल बच्चों को पढ़ाए हैं ताकि हम अपने बुढ़ापे में आराम करें, लेकिन ये बच्चे को जैसे ही मतलब डिग्री वगैरह मिल गई है तो ये लोगों के पास तो पंख आ गया है और ये लोग अपना अपना ठिकाना इख्तियार कर लिए हैं और अम्मू का कोई ठिकाना नहीं। ये हमेशा याद रखिएगा कि भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। अगर आप या हम कोई भी इस दुनिया में अगर अपने पेरेंट्स, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक नहीं करता है तो उसके बाल बच्चे, हमारे आपके बाल बच्चे भी उससे बदतरीन सलूक आपके साथ करेगा। इसलिए अपने पेरेंट्स को कभी भी दुख ना दे। और पेरेंट्स को, अपने गार्जियन माँ बाप को अगर आप दुख देते हैं तो दुनिया में तो बर्बाद है ही है, आखिरत में भी बर्बाद हो जाइएगा। इसलिए पैसा ही सब कुछ नहीं है या फिर सब कुछ बीवी बाल बच्चा ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग स्टार्ट करते हैं। अम्मू के बेटों ने उनकी मौत के वक्त मौत के साथ क्यों नहीं दिया? अम्मू के बेटों ने उनकी मौत के वक्त साथ क्यों नहीं दिया? तो जवाब, अम्मू बिस्तर अलालत पे थी। अम्मू बिस्तर अलालत पर पड़ी हुई थी। कैंसर उनके सारे जिस्म में फैल गया था। गोया के अम्मू मौत के आगोश समझ से दहलीज में है। हिंदुस्तान में मुकीम मतलब समझते ठहराव में एक बेटे को छोड़कर अमेरिका में बसे उसके बकिया तीनों बेटे अपने अहलो अयाल के साथ अम्मू के उस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए आए थे। माँ के जनाजे को कंधा देंगे, मगर माँ की यह ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। कंधा देने वाला उसका आखिरी बेटा हिंदुस्तान में रहते हुए भी सियासी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सका। बाकी बेटे भी महदूद वक्त को लेकर आए थे। माँ की मौत पर ताख़ीर देखकर वापस लौट गए। इस तरह माँ की मौत में किसी बेटे ने साथ नहीं दिया। ये था आपका फुल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का एक्सप्लेन। तो पहले वाला वीडियो में हो चुका है, लेकिन अभी वाला में आपको आप जो एग्ज़ाम में आएगा उसका आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वगैरह करा दिए हैं। अब इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाएं। टेलीग्राम में उर्दू की तालीम सर्च कीजिएगा, या फिर आपको उससे भी नहीं होगा तो उर्दू तालीम का जो चैनल है यूट्यूब पे उस पर आप जाइएगा। आपको अबाउट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट टेलीग्राम में चले जाइएगा, उर्दू की तालीम में वहाँ चैनल में से जुड़ जाइएगा और आपको ये पीडीएफ वहाँ प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। अभी तक जो भी स्टूडेंट क्लास 10th और 12th में हैं और आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों तक पहुंचाएं ताकि आप
भी फले फूले और दूसरे बच्चे भी इससे आला से आला तालीम, अच्छा से अच्छा, बेटर से बेटर एजुकेशन हासिल करें। फिर अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही है, फिर हम लोग मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।